कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 21 अक्टूबर 2025। नमस्कार। पिछले 2 दिनों में यानी 19 और 20 अक्टूबर को देश भर की अदालतों से कई अहम खबरें और फैसले आए हैं। आज हम इनमें से करीब 20 मुख्य कानूनी डेवलपमेंट्स पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े एक्शन से लेकर अलग अलग हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश और हाँ, कानूनी दुनिया से जुड़ी कुछ अहम टिप्पणियां भी शामिल हैं इसमें। बिल्कुल। कोशिश यही रहेगी कि इन सब खबरों से जो सबसे जरूरी बातें हैं उनको निकालें, ताकि जो कानूनी परिदृश्य है उसकी एक साफ तस्वीर बन सके। मतलब सिर्फ खबर नहीं, उसके मायने क्या हैं। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से बात शुरू करते हैं, जहां पिछले 2 दिनों में कई अहम मामले देखे गए। सबसे ज्यादा चर्चा शायद डिजिटल अरेस्ट स्कैम की हो रही है। हाँ, ये तो बहुत ही गंभीर मामला है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पर संज्ञान लिया है। मतलब वो समझ रहे हैं कि ये कितना सीरियस है। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है असल में? इसमें ये हो रहा है कि फ्रॉड करने वाले लोग वो नकली सुप्रीम कोर्ट या ईडी, सीबीआई वगैरह के अधिकारी बनके लोगों को वीडियो कॉल करते हैं। और फिर नकली आदेश दिखाकर उन्हें धमकाते हैं कि आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया है, आपकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। अरे बाप रे। और इसी डर से खासकर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनसे करोड़ों रुपए ठग रहे हैं। हाँ, मैंने पढ़ा अंबाला में एक बुजुर्ग दंपत्ति से इसी तरह 1.5 करोड़ रुपए ले लिए गए। 1.5 करोड़? जी हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर चिंता का विषय कहा है और केंद्र और राज्यों से कहा है कि मिलकर इस पर एक्शन लें। एक्शन तो लेना ही होगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम कदम उठाया है गरीब विचाराधीन कैदियों की मदद के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। ये बहुत जरूरी निर्देश है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अंडर ट्रायल कैदी गरीब हैं, मतलब जमानत की रकम नहीं भर पा रहे हैं, तो उनकी जमानत राशि अब सरकार भरेगी। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा कदम है न्याय तक पहुंच बनाने के लिए। बिल्कुल। सोचिए, कितने लोग सिर्फ इसलिए जेल में बंद रहते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं। सही बात है। अच्छा, दिवाली भी नजदीक आ रही है, तो पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है इस बार? कुछ नया? देखिए, दिल्ली एनसीआर के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना रुख ही दोहराया है। सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की इजाजत है। सिर्फ ग्रीन पटाखे? हाँ, और वो भी सिर्फ कुछ तय घंटों के लिए, सुबह 6 से 7 और रात 8 से 10 बजे के बीच। और ये भी तय जगहों पर ही बेचे और जलाए जा सकते हैं। लेकिन सुनने में आ रहा है कि अवैध पटाखे फिर भी बिक रहे हैं, कुछ कोड वर्ड इस्तेमाल करके, बच्चों वाले, बड़ों वाले, ऐसा कुछ। हाँ, ये खबरें आ रही हैं और ये दिखाता है कि नियम बनाना एक बात है और उन्हें लागू करना वो एक अलग चुनौती है। एनफोर्समेंट की दिक्कत है। अच्छा, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा भी एक मामला सुप्रीम कोर्ट में था, एमबीबीएस और आयुष डॉक्टर्स वाला। जी, ये मामला था कि क्या एमबीबीएस और आयुष डॉक्टरों के लिए सेवा शर्तें एक जैसी होनी चाहिए, मतलब सैलरी, प्रमोशन वगैरह। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जो पेचीदगी है उसे देखते हुए इसे एक बड़ी बेंच को भेज दिया है। बड़ी बेंच को, यानी अब ज्यादा जज इस पर विचार करेंगे। बिल्कुल। इसका जो भी फैसला आएगा उसका असर भविष्य में दोनों चिकित्सा पद्धतियों के डॉक्टरों के बीच समानता के सवाल पर पड़ेगा। ये काफी अहम हो सकता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और संपत्ति से जुड़े मामलों पर भी कुछ कहा है। हाँ, एक मामला था जिसमें एयरपोर्ट अधिकारियों ने एक एनआरआई से रोलेक्स घड़ी जब्त कर ली थी। अच्छा। उस मामले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को जल्दबाजी में ऐसे यात्रियों को हिरासत में नहीं लेना चाहिए और एजेंसियों को अपने अधिकारियों को मौजूदा कानूनों के बारे में ठीक से बताने की, मतलब संवेदनशील बनाने की जरूरत है। यानी प्रक्रिया का पालन जरूरी है। बिल्कुल। और दूसरा मामला संपत्ति से जुड़ा था, केरल सरकार का। कोर्ट ने सरकार के कब्जे वाली एक बागान भूमि को निजी जंगल मानने से इनकार कर दिया और कहा कि जो असली किसान हैं उन्हें अपने हक के लिए लंबी लड़ाई ना लड़नी पड़े, खासकर जब रिकॉर्ड साफ हों। ये असल में किसानों के अधिकारों की रक्षा है। सही। अधिकारों की बात चल रही है तो ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। जी, जेएन कौशिक का मामला। वो एक ट्रांसजेंडर शिक्षक थी जिन्हें उनकी लैंगिक पहचान की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया था। ओह, ये तो गलत है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भेदभाव माना और उन्हें मुआवजा देने का आदेश दिया है और साथ ही ऐसा भेदभाव रोकने के लिए एक पॉलिसी पैनल बनाने को भी कहा है। ये तो नालसा जजमेंट की लाइन में ही है। हाँ, बिल्कुल। कार्यस्थल पर समानता और गरिमा के अधिकार को मजबूत करता है ये फैसला। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी कुछ टिप्पणी आई। हाँ, कोर्ट ने दोहराया कि बोलने की आजादी, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक मौलिक अधिकार है, लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं।
इसे दूसरों की गरिमा और अखंडता की कीमत पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक संतुलन बनाना जरूरी है। ये संतुलन बनाना ही सबसे मुश्किल है आजकल। चलिए अब जरा हाई कोर्ट्स की तरफ चलते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से 2 दिलचस्प मामले आए हैं सुनने में, एक गुजारा भत्ते पर और दूसरा सेलिब्रिटी राइट्स पर। जी, दिल्ली हाई कोर्ट ने गुजारा भत्ते यानी मेंटेनेंस पर यह साफ किया है कि अगर कोई जीवन साथी आर्थिक रूप से पहले से ही स्वतंत्र है, अच्छी कमाई कर रहा है, तो उसे गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता। अच्छा। हाँ, मतलब ये भत्ता सिर्फ जरूरतमंद की मदद के लिए है ना कि किसी अमीर को और अमीर बनाने के लिए। ये तो लॉजिकल लगता है। और दूसरा मामला कुमार सानू वाला? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कोर्ट ने गायक कुमार सानू के पर्सनालिटी राइट्स की रक्षा की है। पर्सनालिटी राइट्स मतलब उनकी आवाज, उनका नाम, उनकी छवि, इन पर उनका अधिकार। कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आदेश दिया है कि उनकी इजाजत के बिना अगर कोई एआई से उनकी आवाज या छवि बनाकर कंटेंट डालता है या डीप फेक बनाता है तो उसे हटाया जाए। ओह, ये तो एआई के जमाने में बहुत जरूरी हो गया है। बिल्कुल, इसे कलाकारों के अधिकारों के लिए एक लैंडमार्क फैसला कह सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का एक और फैसला पारिवारिक आवास के अधिकारों से जुड़ा था। जी हाँ, कोर्ट ने कहा कि अगर पति ने पत्नी को घर से निकाल भी दिया हो, तब भी पत्नी का उस साझा घर में रहने का कानूनी अधिकार है। ये घरेलू हिंसा एक्ट के तहत मिला अधिकार है। ये महिलाओं के लिए एक जरूरी प्रोटेक्शन है। अच्छा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कुछ कड़ा रुख अपनाया सुना है। हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अंतरधार्मिक जोड़े को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखने के लिए पुलिस की कड़ी आलोचना की। पुलिस ने हिरासत में ले लिया था? जी, कोर्ट ने कहा कि पुलिस सामाजिक दबाव में काम नहीं कर सकती और सिर्फ वयस्क होने के नाते उन्हें साथ रहने का अधिकार है। कोर्ट ने हिरासत को अवैध बताया और जोड़े को मिलवा दिया। सामाजिक दबाव, ये कोर्ट की तरफ से पुलिस के लिए एक बड़ा संदेश है। बिल्कुल। और एक और मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रविवार को खास सुनवाई करके एक वकील को सुरक्षा दी। रविवार को क्यों? वकील का आरोप था कि पुलिस उसके खिलाफ बदले की भावना से एफआईआर कर रही है क्योंकि उसने एक केस में एसपी को कोर्ट में तलब करवा दिया था। तो कोर्ट ने वकील को प्रोटेक्ट किया। वाह, ये तो दिखाता है कि कोर्ट वकीलों के अधिकारों के लिए भी खड़ा है। जी। अब एक केस केरल हाई कोर्ट से है जो काफी अनोखा और कह सकते हैं मानवीय है। अच्छा, क्या है ये? ये एनडीपीएस एक्ट मतलब ड्रग्स वाले कानून का एक मामला था। आरोपी जो था वो ड्रग एडिक्ट था। केरल हाई कोर्ट ने न सिर्फ उसे जमानत दी बल्कि उसे कॉलेज में एडमिशन दिलाने में मदद की और उसकी कोर्स की फीस भी भर दी। क्या? कोर्ट ने फीस भरी? हाँ, कोर्ट ने कहा कि नशे के आदी व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए कि सिस्टम मतलब पूरी व्यवस्था उनके साथ है, ना कि सिर्फ उन्हें सजा देने के लिए। ये एक तरह से पुनर्वास की कोशिश है। ये तो वाकई बहुत अलग और सकारात्मक सोच है। बिल्कुल। कुछ और हाई कोर्ट से भी खबरें हैं? हाँ, जल्दी से बता देता हूँ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मुकदमेबाज पर 50 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया क्योंकि उसने कोर्ट से तथ्य छुपाकर स्टे ऑर्डर ले लिया था। 50 लाख? जी। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 76 वकीलों को सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया है और मद्रास हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों में पक्षपात की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य को निष्पक्ष रहना चाहिए। ये तो हुए अलग अलग फैसले, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जो पूरी न्याय व्यवस्था से जुड़े हैं, सिस्टमिक इश्यूज जिसे कहते हैं। सही कहा। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक चीज पर बहुत सख्त नाराजगी जताई है, वो है एग्जीक्यूशन पिटिशंस का पेंडिंग होना। एग्जीक्यूशन पिटिशंस मतलब वो मामले जहां फैसला आ गया पर लागू नहीं हुआ। बिल्कुल, जीत तो गई पर राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर के हाई कोर्ट्स में ऐसी 8.8 लाख से ज्यादा याचिकाएं लंबित हैं। 8.8 लाख, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसे अत्यंत निराशाजनक और न्याय का मखौल बताया है और हाई कोर्ट से कहा है कि इन्हें जल्दी निपटाएं। इस पर तो कुछ करना ही होगा। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने बीमा कंपनियों के रवैये पर भी थोड़ी पीड़ा जाहिर की है। बीमा कंपनियों पर क्यों? कोर्ट का कहना है कि बीमा कंपनियां अक्सर छोटे छोटे मुआवजे के मामलों में भी मतलब बस अपील करने के लिए तकनीकी बातों को पकड़कर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक अपील कर देती हैं। ओ, मतलब बेवजह केस लंबा खींचते हैं। हाँ, इससे अदालतों पर बोझ बढ़ता है और जो दावेदार हैं, खासकर गरीब लोग, उन्हें परेशानी होती है, न्याय में देरी होती है। ये भी पेंडेंसी बढ़ाने का एक कारण हुआ। अच्छा, डिजिटल दुनिया और अपराध पर पूर्व चीफ जस्टिस की भी कोई टिप्पणी आई है?
जी, पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि डिजिटल अपराधों के मामले में लोग अक्सर कानून लागू करने वाली एजेंसियों के डर से या प्रक्रिया में फंसने के डर से रिपोर्ट ही नहीं करते। ये तो है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे यूपीआई ने कैश की जगह ले ली है, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, बस चोरी का तरीका डिजिटल हो गया है। चोरी डिजिटल हो गई, ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और अंत में एक थोड़ा गंभीर मामला भी है। बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जज पर आरोप लगा है। हाँ, ये एक संवेदनशील मामला सामने आया है। एक महिला वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस श्याम सुमन पर कोर्ट में सुनवाई के दौरान दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। दुर्व्यवहार का? जी। उन्होंने सीजेआई और बॉम्बे एचसी के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है। वकील का कहना है कि उन्हें ना तो एक वकील के तौर पर और ना ही एक महिला के तौर पर गरिमा महसूस हुई। ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है, खासकर न्यायपालिका के भीतर। हाँ, ये न्यायपालिका की जवाबदेही से जुड़ा अहम सवाल उठाता है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये थी पिछले 2 दिनों की कुछ मुख्य कानूनी सुर्खियां। हमने देखा कि कैसे अदालतें तकनीक के असर, व्यक्तिगत अधिकारों, न्याय तक पहुंच और खुद सिस्टम की चुनौतियों से निपट रही हैं। सही कहा। डिजिटल फ्रॉड से लेकर जमानत के अधिकार, कलाकारों के राइट्स और पेंडिंग केस के बोझ तक मुद्दे कई हैं, पर केरल हाईकोर्ट जैसे कुछ फैसले उम्मीद भी देते हैं। और सोचने वाली बात यह है कि ये जो सारे न्यायिक डेवलपमेंट्स और टिप्पणियां हैं, इनका आम नागरिक के जीवन पर, न्याय तक उनकी पहुंच पर और कुल मिलाकर न्याय व्यवस्था में उनके भरोसे पर आखिर क्या और कैसा असर पड़ेगा। बिल्कुल, ये सवाल हमेशा हमारे सामने रहना चाहिए। कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और कानूनी घटनाक्रमों के गहरे विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।